नमस्कार, फेस बियॉन्ड फेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार जी। पवन पाटीदार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप। बहुत धन्यवाद। पवन जी के बारे में बता दूं, नीमच जिलाध्यक्ष से लेकर भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष तक उन्होंने राजनीति में कई जौहर दिखाए और इसी वजह से पार्टी प्रभावित हुई और आज पिछड़ा वर्ग जैसे एक महत्वपूर्ण मोर्चा की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। पिछड़ा वर्ग की मध्य प्रदेश की राजनीति में एक अहम भूमिका है। आप जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश की सियासत में हमेशा पिछड़ा वर्ग एक अहम स्थान रखता आया है। सरकार बनाने से लेकर सरकार में कौन नहीं आएगा, इसके पीछे भी पिछड़ा वर्ग की ताकत रही है। तो पाटीदार जी, ये जो मोर्चा है अपने आप में बहुत सक्षम मोर्चा है, अपने आप में एक बहुत वृहद वोट बैंक लेकर आता है, इसलिए बीजेपी ने इसे मोर्चा बनाया और आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने एक बड़ी उम्मीद और आशा आपके साथ रखी है, क्योंकि अगले बार फिर सरकार आनी और पिछड़ा वर्ग के बिना संभव नहीं है। पिछली बार से हम देखते आए हैं कि पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति ही मुख्यमंत्री बनता रहा है। तो इस मोर्चे की जिम्मेदारी को लेकर आप किस तरह से इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं और आज आप कहाँ महसूस कर रहे हैं खुद को? भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास, मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता, एक छोटे से गांव मांडा से आता हूं, नीमच जिले से आता हूं, जो मध्य प्रदेश का वो अंतिम छोर है, मुझ पर अगर विश्वास व्यक्त किया है तो निश्चित रूप से एक बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है और जिस दायित्व को मुझे सौंपा है उस दायित्व को पार्टी और वरिष्ठ नेतृत्व की मंशा अनुसार जो भूमिका मोर्चे की होनी चाहिए, उस भूमिका में मोर्चा सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर और वरिष्ठ नेतृत्व के मार्गदर्शन में नीचे तक जाते हुए और अपनी भूमिका का पूर्ण निर्वहन करेगा। अब आपने जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली है, देखिए, पिछड़ा वर्ग मोर्चा सिर्फ एक सियासी संगठन का एक हिस्सा नहीं है, ये राजनीतिक, जाति, सामाजिक समीकरण के साथ एक ऐसा संगठन भी है जिसको सत्ताधारी दल के साथ समन्वय बनाना है, समाज को जोड़कर रखना है और समाज को मुख्य धारा में लेके आना। जैसा कि नाम ही है पिछड़ा वर्ग, तो पिछड़ा वर्ग को अगड़ा वर्ग बनाने में कितने साल और लगेंगे, क्योंकि बीजेपी आगे चल के क्या इसका नाम अगड़ा वर्ग रखेगी कभी? मोर्चे जो बनाए जाते हैं, पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, महिला मोर्चा है, युवा मोर्चा है, तो ये हर वर्ग में और हर वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार काम करती है, योजनाएं बनाती है और जो आवश्यकता उस वर्ग के लिए है, उस वर्ग के हितग्राही के लिए है कि अगर वो योजना बनाई जाएगी तो उसके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आएगा, तो उस दिशा में जो सरकार काम कर रही है और उन लोगों को उसका लाभ पहुंचे, उस भूमिका में भी पिछड़ा वर्ग मोर्चा संगठन नीचे तक काम करता है और हम लोग और प्रयास करेंगे कि कैसे हम और नीचे तक जिनके लिए योजनाएं बनी है उनका लाभ उन्हें मिले, उस दिशा में काम करें। और आज भी जहां कहीं हम जिस सीट पर हम हारते हैं, जिस बूथ पर हम आज भी कहीं पीछे हैं, या कोई मंडल है ऐसा जहां जिस प्रकार के इक्वेशन की, जिस प्रकार के वोट समर्थन की आवश्यकता है और आज भी अगर कहीं किसी छोर या किसी कोने में हमारे साथ नहीं है और उसमें अगर कहीं पिछड़ा वर्ग की जाति अगर हमसे कहीं दूर है, तो क्यों है उस बात की चिंता करना, उसको हम कैसे हम अपने आप से जोड़ सकते हैं, भाजपा से जोड़ सकते हैं, पार्टी से जोड़ सकते हैं, विचार से जोड़ सकते हैं, उस दिशा में अध्ययन करना और उधर काम करना। तो ओबीसी मोर्चा आगामी समय में उस दिशा में काम करेगा और भारतीय जनता पार्टी का एक स्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि नीचे तक भाजपा है, बूथ तक भाजपा है, पन्ने तक भाजपा है, तो इसलिए किसी को भी काम करने में बहुत परेशानी नहीं आती है क्योंकि एक बड़ा सिस्टम बना हुआ है। तो हम लोग ओबीसी वर्ग, पिछड़ा वर्ग को के लिए और क्या कर सकते हैं, सरकार भी और क्या कर सकती है, उन बातों पर भी विचार कर और सम्मानीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में सरकार हमारी चल रही है, उन्हें भी बताते हुए कि हम ये और कर सकते हैं और करने का प्रयास करेंगे और कैसे वो वर्ग जो आज भी अगर कहीं हमसे दूर है तो उसे हम कैसे पार्टी और विचार से जोड़ सकते हैं, उस दिशा में हम काम करेंगे। देखिए, पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का एक विषय भी है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले तो यह है कि बीजेपी ने पिछड़ा वर्ग का ख्याल तो रखा। 2003 में उमा भारती, फिर बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान और अब मोहन यादव। नेतृत्व की जो झोली है वो आपकी
हमेशा भरी रही। और इतने महत्व के बाद भी यदि पिछड़ा वर्ग आज अपने असल मुकाम तक नहीं आ पाया, क्योंकि कोई भी वर्ग जब किसी नाम से पहचाना जाता है तो इसका मतलब यह है कि वही पहचान उसकी है। पिछड़ा वर्ग ओबीसी जो है वो एक ऐसी पहचान रही आज़ादी के पहले से लेकर अब तक कि वो पिछड़ा है, चाहे जातीय समीकरणों के रूप में हम देख लें, सामाजिक समीकरणों को देख लें, आर्थिक स्थितियों के रूप में हम देख लें, एक ऐसा समूह जो समाज की मुख्य धारा से कहीं ना कहीं पीछे रहा। अब उसको आरक्षण भी दिया जा रहा है, उसको शासन प्रशासन में पर्याप्त स्थान भी दिया जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के 20 साल के शासनकाल में पर्याप्त तरक्की कर चुका है या अभी और गुंजाइश बाकी है? देखिए, तरक्की बहुत करी है और शासन की योजनाओं के माध्यम से भी कई तरक्की में बहुत सहयोग पिछड़ा वर्ग के लोगों को मिला है। क्योंकि अगर हम बात करें तो अगर कृषि करने वाला भी बड़े पैमाने पर अगर कोई समाज है तो पिछड़ा वर्ग, पिछड़ी जातियां हैं जो कृषि कर रही है। अगर लोहारी करने का काम कोई कर रहा है तो भी पिछड़ा वर्ग कर रहा है। अगर हम बात करें कि मटके बनाने का काम, मिट्टी से चीज़ों के निर्माण करने का काम कोई कर रहा है तो वो भी पिछड़ी जातियां कर रही है। बुनकर की भूमिका में कोई काम कर रहा है तो भी पिछड़ी जातियां कर रही है। और आज हम बात करें कि जो सैलून हमारे सेन बंधु हैं, जो वो आज अगर उनका सैलून चला रहे हैं तो वो भी पिछड़ी जाति से आते हैं। तो हर वर्ग के लिए, चाहे किसान हैं, किसानों के लिए इतनी योजनाएं आज 0% ब्याज पर पैसा देने का काम कर रहे हैं। एक समय था 18% और ऊपर ब्याज लगा करता था, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। किसान सम्मान निधि के माध्यम से अगर कोई काम किसानों के जीवन में और कृषि को लाभ का धंधा बनाने की दिशा में काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और हम सेन समाज की बात कर रहे हैं तो बोर्ड बनाने का काम अगर किसी ने किया है, केश शिल्पी बोर्ड बनाने का काम, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हम जैसे लोहार की बात कर रहे हैं, हम सुथार की बात कर रहे हैं, हम प्रजापति की बात कर रहे हैं। ऐसे कई समाज हैं जिनके नाम लेते लेते अगर हम बात चालू करें, क्योंकि लगभग 94-95 जातियां हैं, उसकी उपजातियां हैं। पर स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से अगर उन युवाओं को आगे लाने की दिशा में और उनके कौशल के विकास की दिशा में काम अगर किसी ने किया, सोचा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की सरकार, मोहन जी की सरकार ने किया है। और उस सब के कारण से कहीं न कहीं बहुत बड़ा परिवर्तन आज है। और ओबीसी वर्ग के बच्चे जिनकी शिक्षा के लिए आरक्षण देने का काम भी किया है और सुविधाएं देने का काम किया है, तो उसके कारण से आज आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में ओबीसी वर्ग के अगर छात्रों की बात करें, युवाओं की बात करें, तो वे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सिविल सर्विसेज में हैं। अगर हम उद्योगों की बात करें तो औद्योगिकरण के क्षेत्र में भी अगर बात करें हम, तो सब्सिडी देते हुए उद्योगों में भी ओबीसी वर्ग, पिछड़ा वर्ग को बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो आप जब उठा के देखेंगे तो बहुत बड़ा अनुपात है कि औद्योगिकरण या उद्योग लगाने वाले आप नए लोग देखेंगे, आप संख्या देखेंगे तो पिछड़ी जातियों की बहुत बड़ी संख्या है। तो इन योजनाओं के कारण से पिछले 20-22 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास की रफ्तार में बहुत तेजी से पिछड़ी जातियां आगे बढ़ी है। और जो सरकार की मंशा है उस अनुसार बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। पर जहाँ तक आप कह रहे हैं कि और गुंजाइश है क्या, तो मुझे लगता है कि जो करता है उसके लिए करने की और गुंजाइश है। उसमें मैं सरकार की भी बात करूंगा और पिछड़ी जातियों की भी बात करूंगा। पिछड़ी जातियां जिनने आगे बढ़ते हुए, आगे बढ़ने के लिए एक श्रम और परिश्रम की दिशा तय कर ली है, तो आगे बढ़ने की गुंजाइश बहुत है, आसमान बहुत बड़ा है उड़ने के लिए। और सरकार भी निश्चित रूप से हर दिन नया सोचने का प्रयास करती है कि क्या और कर सकते हैं। तो गुंजाइश सदैव बाकी तभी रहती है जब संभावनाओं की तरफ दोनों पक्ष सकारात्मकता से बढ़ रहे हैं। तो सरकार भी सोचती है कि काफ़ी गुंजाइश है करने के लिए और कर रही है। और ओबीसी वर्ग के लोगों को भी लगता है कि ये और किया जाए तो हम और आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि उनने भी आगे बढ़ने की ठान ली है। पर इसमें 27% आरक्षण की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती थी, लेकिन वो आरक्षण अभी तक दे नहीं पा रहे हम। तमाम तरह के विवाद हैं, कानूनी पचड़े हैं। अब कांग्रेस, खासतौर पर जीतू पटवारी लगातार आरोप लगाते रहे हैं, कमलनाथ भी आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी और सरकार की मंशा ठीक नहीं है। कमलनाथ की बात करें, जो मुख्यमंत्री थे हमारे मध्य प्रदेश के, जीतू पटवारी जी उन्हीं के मंत्रिमंडल में थे।
और उस समय पर 27% का आरक्षण वो कैसे लेके आए, किस मंशा से लेकर आए, वो सबके सामने है, समाज जनता के सामने है। और वे भी इस बात को समझते हैं कि संविधान के अपने नियम है, संविधान का अपना एक दायरा है कि जिस दायरे में हम 50% से ऊपर आरक्षण नहीं दे सकते हैं। जहाँ 20% आरक्षण एसटी वर्ग के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, 16% अनुसूचित जाति के लिए है और पूर्व में 14% पहले से पिछड़ा वर्ग के लिए पहले से है, और 10% आरक्षण क्रीम लेयर के आधार पर जनरल के लिए किया गया। तो वैसे ही 60% के आरक्षण तक हम लोग पहले से हैं और आरक्षण दिए जाने का प्रावधान है, पर उनके साथ में ठीक से तथ्यों को रखना आवश्यक है। पर कांग्रेस ने कभी करना है इसलिए कभी कुछ किया ही नहीं। कांग्रेस ने सिर्फ जुमलेबाजी छोड़ना और वोट पा लेना, उस दिशा में सदैव काम किया है और वही कमलनाथ जी और वही कांग्रेस की सरकार का उद्देश्य था। तो उन्होंने चीज़ों को रख दिया और कोर्ट में उलझा दिया, और जब कोर्ट में उलझा क्योंकि उन्होंने ठीक से उसके तथ्य नहीं रखे, सब समझते जानते हुए भी उनने उन तथ्यों को नहीं रखा और उनने उस विषय को उलझा दिया, जिसे सुलझाने का काम आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तथ्यों के साथ भी, विषयों के साथ भी, जाति जनगणना करने की दिशा में आगे बढ़ने के साथ भी कि कैसे ओबीसी वर्ग को अधिक से अधिक लाभ मिल सकता है उस दिशा में। और इसीलिए जो हमारा आयोग बनाया गया था, पिछड़ा वर्ग आयोग, उस आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम भी किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो कांग्रेस ने तो कुछ किया ही नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस, चूंकि हम विपक्ष से भी उम्मीद करते हैं कि अच्छी विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करे, पर विपक्ष की भूमिका भी कभी कांग्रेस ने अच्छी निर्वहन करी ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने सदैव खुद का लाभ, परिवारवाद में मेरा तक सीमित रही है। इसलिए समाज के लिए कभी सोच नहीं पाई है। और जुमले छोड़ना कांग्रेस का एक स्वभाव है, और वही आरक्षण का जुमला छोड़कर उसे विवादित कर देना और ऐसे महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर कहीं न कहीं मजाकिया बयानबाजी करना, जिसको लेकर एक ओबीसी वर्ग, पिछड़ा वर्ग के अंदर एक बड़ी संवेदनशीलता है। तो ये तो कांग्रेस का स्वभाव है कि करना नहीं और चीजों को बिगाड़ना। तो वही काम कमलनाथ जी और वही काम आज जीतू पटवारी जी कर रहे हैं। तो आप उसको कैसे सुलझाएंगे? देखिए, चूंकि विषय बिगड़ा है, विषय कोर्ट में है, और कोर्ट में अगर कोई विषय है तो निश्चित रूप से कोर्ट के निर्णय से ही वो ठीक होगा। तो कोर्ट के अंदर ठीक से चीज़ों को प्रस्तुत करना, और उस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है, हमारे वकील काम कर रहे हैं। और कैसे उसको पर्याप्त समय इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि मैंने जैसा आपसे कहा कि संविधान के भी अपने दायरे हैं, अपनी मर्यादा है। तो उसको किस तरीके से करना, वो एक बड़ा जटिल विषय है, जिसको ना 1 मिनट में यहाँ मैं कह सकता हूँ, ना 1 मिनट में कहीं कोर्ट निर्णय दे सकता है। तो जो उलझा हुआ है उसे सुलझाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। इसीलिए वो विषय लगातार कोर्ट में दलीलों के साथ में ठीक पटल पर लाकर और उस पर सकारात्मक निर्णय हो जाए, उस तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रयास कर रही है। अब ओबीसी की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में ओबीसी में मेरे ख्याल से अनेक जातियां हैं, और आपने खुद कहा कि सरकार के प्रयास काफ़ी सकारात्मक रहे, सार्थक रहे। नरेंद्र मोदी से लेके मुख्यमंत्री तक ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो इन जातियों में क्या आप पाते हैं कि ऐसी बहुत सी जातियां हैं जो अब आरक्षण की दरकार नहीं रखती, उनको सामान्य श्रेणी में खुद को घोषित करना चाहिए? देखिए, क्या होता है कि एक कोई जाति है, वो जाति अगर खुद को सामान्य में घोषित कर लेती है तो उस जाति में हो सकता है कि 100 में से 50 लोग, 40 लोग सक्षम हो गए हों, 60 लोग सक्षम हो गए हों, पर फिर भी 40 लोग ऐसे बचे होंगे जिनको आरक्षण की आवश्यकता है। तो जाति को पूरा उससे निकाल देना सबके साथ न्याय नहीं होगा। इसलिए जैसा मैंने कहा कि ओबीसी एक सब बड़ा सहज विषय नहीं है कि जिसको हम इतनी आसानी से डिफाइन कर दें या आसानी से उस पर निर्णय कर दें, या किसी एक जाति को लेकर और ओबीसी या उसकी योजनाएं या उसकी चिंता मात्र नहीं की जा सकती। इसलिए हर जाति में आज भी वो लोग हैं जिनको आवश्यकता है। तो जिनको आवश्यकता है उनके लिए आरक्षण आवश्यक है, और जिनको आवश्यकता नहीं है वो वैसे भी सामान्यतः उनकी कार्य प्रणाली में ही बहुत ज़्यादा आरक्षण और उसकी लाभ वो ले भी नहीं पाते हैं।
तो इसलिए जिसे आवश्यकता है उसे देना जरूरी है, इसलिए किसी जाति को पूरी तरह निकाल दिया जाए ये संभव नहीं है। नहीं, चलिए ठीक है, सियासी आरक्षण जरूरी है कि यदि आरक्षण है और आप ओबीसी से आते हैं तो निश्चित रूप से आपको टिकट मिलना चाहिए और आप ओबीसी से उसमें दावा भी कर सकते हैं। लेकिन आपकी समाज को हम ले लें, पाटीदार समाज को, कि एक बहुत ही सक्षम समर्थ समाज के रूप में आज स्थापित है, तो ऐसे क्रीमी लेयर के लोग जो सक्षम हो चुके हैं, क्यों कर कोई ऐसा सामाजिक जन जागरूकता आपके माध्यम से लाई जाती कि वो लोग स्वयं आगे आए, ताकि जो कमजोर और गरीब तबके के लोग हैं जिनको वाकई सरकारी नौकरियों में आरक्षण चाहिए, कम से कम वहां तो लोग रिक्त करें ऐसी जगह कि नहीं, अब हमें हमारे बच्चों को आरक्षण नहीं चाहिए, इसके लिए वही लोग जो वाकई जिनको जरूरत है उनको आरक्षण मिले। ये भी आपने बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत लोगों के मन में भी रहता है, और उस दिशा में आपने देखा होगा कि बिल्कुल उसी बात या वही विषय तो नहीं है, पर आप देखेंगे कि मोदी जी कहते हैं कि जिसे जरूरत नहीं है वह गैस की सब्सिडी छोड़े। नागरिक अनुशासन की बात हम करते हैं, संघ करता है, तो राष्ट्र पहले प्रथम की भाव के साथ हम सब बात करते हैं, और अभी बहुत लोग उस दिशा में जागरूक होते भी जा रहे हैं कि जहां हमको जिस चीज़ का उपयोग करना उपयोग करें पर दुरुपयोग ना करें। जैसे आज मेरी खुद की गाड़ी है, उस पर आप बाहर चलकर देखेंगे तो फास्टैग लगा है, मैं कभी भी किसी टोल पर फ्री नहीं निकलता हूँ, फास्टैग लगा हुआ है। या गैस की सब्सिडी तो मैं नहीं लेता हूँ। तो वो जागरूकता बड़े पैमाने पर लोगों में है, पर चीज़ों में परिवर्तन निश्चित आ रहा है, पर उसमें सभी चीज़ें अपना एक समय, निर्धारित समय मांगेगी कि उस दिशा में जब समाज सोचना चालू करता है कि नहीं ठीक है, मुझे नहीं आज इसकी आवश्यकता है, पर उन सब बातों में समाज की तरफ का जो रिस्पॉन्स है उसमें सकारात्मकता बड़ी है, पर आज उसको एकदम कह देना वो संभव नहीं है। पर हाँ, ये सच है कि जिसे आवश्यकता है उसे निश्चित मिलना चाहिए, और उसको जो मिलना चाहिए वो उसी को मिलना चाहिए, ताकि हर व्यक्ति विकास की गति पर, विकास की पटरी पर एक साथ चले, और जो दीनदयाल जी का जो अंत्योदय का मंत्र था उसे हम साकार कर पाए कि अगर आज भी कोई व्यक्ति पीछे है, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, किसी भी जाति से हो, तो वो भी विकास की रफ्तार में आगे बढ़े, क्योंकि एक साथ सब विकसित होंगे, एक साथ सब संपन्न होंगे, समृद्ध होंगे, तो ही देश समृद्ध हो पाएगा। तो ये एक विषय है, पर चूंकि एक बड़ा ऐसा विषय है जिसमें स्वाभाविक चेतना आने की दिशा है, और वो स्वाभाविक चेतना जब आती है तो व्यक्ति खुद ही स्वतः उन चीज़ों को छोड़ते जाता है। जैसा मैंने कहा, गैस सब्सिडी से लेकर, और ऐसी कई अन्य चीज़ें हैं जो हमको बहुत लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि हमने ये लेना बंद कर दिया है, इस योजना का लाभ लेने बंद कर दिया है सरकारी स्कूलों में। तो चूंकि वही बच्चे जा रहे हैं, अगर सरकारी स्कूल या उसका लाभ मिलेगा किसी को, तो जिनको आज भी सरकारी स्कूलों में पढ़ाने की आवश्यकता है, बाकी जो लोग संपन्न हो गए वो निजी स्कूलों में भेज रहे हैं, निजी स्कूलों में कोई आरक्षण या उस व्यवस्थाओं का लाभ नहीं मिलता है, तो वो तो बंटवारा स्वाभाविक रूप से भी जो संपन्न है वो अन्य जगह एडमिशन ले रहा है, जिसको आवश्यकता है वो सरकारी में एडमिशन ले रहे हैं, तो वो स्वाभाविक भी हो रहा है। और जैसे जैसे चेतना आएगी और जैसे जैसे लोगों को लगेगा, वैसे वैसे वो खुद ही उसकी राह को चुनेंगे जो देश के लिए ठीक है। अब राजनीति की हम बात करें, अक्सर जब हम समाज के लोगों के बीच में जाते हैं तो उनका ये एक सामान्य दृष्टिकोण रहता है कि जिन लोगों को भी सियासत में मौका मिलता है, मंत्रिमंडल में मौका मिलता है, तो वोट के सहारे जीत तो जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद, पद प्राप्त करने के बाद फिर समाज के प्रति वो उतने उत्तरदायी नहीं रहते, ना ही उनकी उतनी संवेदनाएं रहती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेता जिनको वो ओबीसी के नाते आगे बढ़ा रही, क्या उनके प्रति कोई उत्तरदायित्व का निर्धारण करती है कि वो समाज के प्रति भी उत्तरदायी रहे? क्योंकि आखिरकार उनको नेतृत्व मिला तो समाज के कारण मिला है, उस वर्ग के कारण मिला है। हमारे यहाँ चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, विधायक हो, मंत्री हो, बड़े नेता हो, साधारण कार्यकर्ता हो, हर एक व्यक्ति की अपनी एक जिम्मेदारी तय है, और उसे ये मालूम है कि
समाज के बीच में समाज के उत्थान के लिए हम क्या कर सकते हैं, और कहीं कहीं हमारा हर जनप्रतिनिधि उस बात को लेकर चिंतित रहता है, सजग रहता है। और इसीलिए जितनी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी हैं और बनने के बाद में योजनाएं धरातल पर है, उतनी योजनाएं मुझे नहीं लगता है कि बनकर और धरातल पर कभी किसी सरकारों में रही होगी। जैसे संकल्प लिया कि हर गरीब के सर पर छत हो, तो संकल्प के साथ में मोदी सरकार आगे बढ़ रही है प्रधानमंत्री आवास के साथ में। उज्ज्वला गैस योजना कि हर घर में गैस का कनेक्शन हो, तो संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उसके आंकड़े बोलते हैं हर घर तक बिजली पहुंचे, तो बिजली हर घर तक पहुंचाने की दिशा में काम हो रहा है। हर घर तक पानी पहुंचे, हर खेत तक पानी पहुंचे, तो इतनी बड़ी बड़ी परियोजनाएं बन रही है जिसकी कभी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। आज संबल योजना के माध्यम से किसी गरीब परिवार का कोई पालनहार, कोई पालक चले जाता है तो 2 लाख, एक्सीडेंटल जाता है तो 4 लाख। तो ये सब संवेदनाएं रखने वाली सरकार और नेता ही कर सकते हैं, नेतृत्व ही कर सकता है कि कैसे हम काम करें। सिर्फ ये जय जवान जय किसान का नारा लगाने से कुछ नहीं होता, पर जवानों के साथ में जब होली, दीपावली और त्योहार प्रधानमंत्री बनाते हैं तो जय जवान का नारा साकार होता है। जय किसान का नारा लगाने से कुछ नहीं होता, पर जब किसान सम्मान निधि केंद्र की सरकार देती है और साथ में उतनी ही पैसा जोड़कर जब मध्य प्रदेश की सरकार देती है तो वो नारा साकार होता है। तो इसलिए हम लोग मात्र नारे नहीं लगाते, हम लोग घोषणाएं नहीं करते, या हम सिर्फ घोषणा पत्र नहीं निकालते हैं। उस घोषणा पत्र के अलावा भी 365 दिन 24 घंटे समाज के आवश्यकता के अनुसार योजनाएं बनाकर उन्हें नीचे उतार कर और उस व्यक्ति के जीवन में कैसे प्रसन्नता आए, मुस्कुराहट आए, उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक जनप्रतिनिधि काम करता है। इसलिए हम प्रतिबद्धता के साथ में अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए, हमारे यहाँ आपने सच कहा कि कोई ओबीसी है तो उसको उस आधार पर, हमारे यहाँ टिकट या वो निर्णय भी सामान्यतः जाति और उस आधार पर नहीं होता है। उसमें भी अगर योग्य है और उस क्षेत्र की में अगर वो लंबे समय से काम कर रहा है तो कहीं न कहीं निर्णय होते हैं, परंतु ये प्रयास होता है कि अगर योग्य है तो वो कोई भी व्यक्ति ना छूटे, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग से हो। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने में सक्षम रही है और कांग्रेस हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने में फेल रही है, क्योंकि उसने सिर्फ परिवार के बारे में सोचा है। मेरा परिवार, मेरा बेटा, कि गांधी जी आए, राजीव गांधी आएंगे, फिर पत्नी सोनिया जी आएगी, फिर बेटा राहुल जी आएंगे, वो नहीं आ पाए तो प्रियंका जी आएंगे, वो नहीं आ पाए तो वाड्रा जी आएंगे, जमाई जी आ जाएंगे। तो ये है कांग्रेस का तरीका और भाजपा का तरीका है कि जाति समाज के आधार पर नहीं, कार्यकर्ता के मूल्यांकन और योग्यता के अनुसार कार्यकर्ता को अलग अलग क्षेत्र में काम देना, चाहे वो जनप्रतिनिधि की भूमिका में हो, चाहे कहीं भी हो। हेमंत खंडेलवाल जी की नई टीम में आपको स्थान मिला है और पूरी एक नई टीम है, फ्रेश चेहरे इसमें काफ़ी हैं, उसमें से एक आप भी हैं कि कोई बहुत बड़ा प्रोफाइल आपने कैरी नहीं किया, क्योंकि इससे पहले पिछड़ा वर्ग में जो भी रहे वो कैबिनेट मंत्री या इस तरह की भूमिका निभाते आए। तो एक नए चेहरे के रूप में, एक ऊर्जावान चेहरे के रूप में वो आपको सामने लेके आए हैं। तो आपने इतने दिन में क्या पाया है और इस जो उम्मीदें आपसे की गई हैं उनको निभाने के लिए क्या आप नया करने वाले हैं इस मोर्चे के जरिए? जो मैंने अब पाया है उसकी बात पहले करें तो मैंने बड़ा स्नेह पाया, कार्यकर्ताओं से प्रेम पाया, सम्मान पाया, मित्रता पाई, जो पिछले लगभग 1.5-2 महीना हमारी घोषणा को हुए हैं। और मध्य प्रदेश को भी कार्यकर्ताओं के माध्यम से समझने का एक प्रयास अभी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जिले में काम किया है, प्रदेश में मैंने कभी काम नहीं किया है। मैं अन्य जातियों को समझने का प्रयास अभी कर रहा हूँ, और कौन सी जातियाँ भारतीय जनता पार्टी के विचार से कितनी सहमत है, कोई थोड़ी कम सहमत है, सारी बातों को समग्र विचार और किस क्षेत्र का कैसा एक सामाजिक राजनीतिक व्यवहार है, उन बातों को भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। और उन सबको समझने के साथ में हमारा प्रयास रहेगा कि जहाँ कहीं भी जो विधानसभाएं अगर हम कहीं आज भी कमज़ोर हैं, आज भी अगर हमको कहीं वोट कम मिलता है तो वो क्यों मिलता है और हम क्या कर सकते हैं, हम वरिष्ठ नेतृत्व से उसका मार्गदर्शन प्राप्त कर और हमारी आगामी योजना उस दिशा में रहेगी कि जहां कम वहां हम की भूमिका ओबीसी मोर्चा
किस तरीके से निर्वहन कर सकता है, उसका थोड़ा अध्ययन हम करने के बाद में वरिष्ठ नेतृत्व जैसे मार्गदर्शन हमको देगा, उस दिशा में हम नीचे जाकर और जितनी समाज जातियां जो ओबीसी वर्ग की वहाँ रहती है उनसे मिलकर, उनसे संवाद स्थापित कर कर, उनसे स्नेह मित्रता स्थापित कर कर और हम उस दिशा में काम करेंगे। ये हमारा रोड मैप होगा और उसमें अनेकों और कुछ चीज़ें भी जैसा संगठन हमको लाइन देगा उस अनुसार जोड़कर और नीचे तक काम करेंगे। एक और चुनाव भी आने वाले हैं, नगर जो स्थानीय निकायों के चुनाव, तो उसमें ओबीसी वर्ग किस तरह की भूमिका निभा रहा है और उसमें जो आपका मोर्चा है किस तरह की प्राथमिकताएं तय की हैं टिकटों को लेकर, भूमिका को लेकर? टिकटों को लेकर हमारे यहाँ, जैसे मैंने कहा, पार्टी का अपना एक स्ट्रक्चर है, अपना एक सिस्टम है, तो हमारे यहाँ कोई एक व्यक्ति भी तय नहीं करता, कोई एक मोर्चा भी तय नहीं करता। जैसा मैंने ये भी कहा कि हमारे यहाँ जाति आधारित ये निर्णय नहीं होते, पर चूंकि नगरीय निकाय और जो पंचायती राज में उसमें आरक्षण के आधार पर ही, क्योंकि सीटें आरक्षित होती है, कोई वार्ड आरक्षित है, कोई पंचायत आरक्षित है, कोई जनपद आरक्षित है, जिला पंचायत आरक्षित है, तो आरक्षण के आधार पर ही टिकट दिए जाते। तो वहाँ तो आरक्षित व्यक्ति जो अगर ओबीसी में आएगा तो ओबीसी को दिया जाएगा, अनारक्षित आता है जनरल को, या जो भी, हम उस हिसाब से नीचे टिकट होते हैं। और टिकट के निर्णय हमारे यहाँ जिला स्तर पर होते हैं, जिले की कोर कमेटी निर्णय करती है और उसके बाद भी कोई ऐसा कार्यकर्ता है जो हमको लगता है ठीक है, काम करता हुआ दिखता है और उसका विषय हमको अगर वहाँ जिलाध्यक्ष जी के सामने कोर कमेटी संबंधित जिले में रखना चाहिए तो हम उसका विषय रखेंगे। निर्णय करना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें कम ध्यान में होती है पर नीचे जिले में बहुत कुछ ध्यान रहती है कि कार्यकर्ता अच्छा है पर समीकरण क्या कह रहे हैं जीतने की दृष्टि से, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है। तो चुनाव का जो है वो हमारा वैसे भी सामूहिक निर्णय की हमारे यहाँ प्रणाली है और नीचे से नाम आता है। आज मैं भी आया हूँ तो मैं नीचे से नाम आया, मैं भोपाल तो शायद आपको भी कभी नहीं दिखाऊंगा और कम मेरा आना जाना रहता है, तो इसलिए उसकी एक अपनी परंपरा और प्रणाली है, उससे नाम आते हैं और उन्हें चुनाव लड़ाया जाता है। जी, एक और अब बात आती है कि सरकार और समाज, इसके बीच का जो ब्रिज होता है वो पार्टी होती है और पार्टी का मोर्चा। ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर समाज से जुड़ी हुई समस्याएं या मुद्दों को लेकर सरकार से आपकी कभी बात हुई है इन 1.5-2 महीनों में? कुछ विषय जो हमारे बीच में आए, जो जैसे दीदी है हमारी कृष्णा गौड़ जी, उनसे किसी विषय पर अगर बात करनी थी तो उनसे भी बात हुई है। अभी भी हम साथ में थे अभी एक कार्यक्रम में, तो सहज संवाद हम लोग करते रहते हैं कि अगर कोई नीचे से विषय आए और अगर कोई विषय आ रहा है तो हम उनको ठीक से रखकर, अगर मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखने जैसे कोई विषय है तो अभी इस दौरान भी उनसे मिलकर जो कभी कोई विषय आया वो हमने उनके सामने रखे हैं। आज भी जैसे कुछ चीज़ें आई थी वो ओबीसी वर्ग को लेकर नहीं थी पर एक व्यावसायिक एक समूह हमसे मिला था उसको लेकर थी। तो ऐसी सब चीज़ें, चाहे वो मैं जिलाध्यक्ष था तब या आज मैं इस भूमिका में हूँ जब, अगर हमको लगता है कि ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसे हमें मुख्यमंत्री जी के सामने रखना चाहिए वहाँ रखते हैं। हमको लगता है संबंधित मंत्री जी से उसका कई चर्चा करनी चाहिए तो वो हम करते हैं। हमें लगता है कि संबंधित जो हमारे वहाँ के जनप्रतिनिधि, विधायक है, सांसद है, उनका विषय है तो उनसे करते हैं। तो ये एक सहज प्रक्रिया है जिसको हम करते ही हैं अगर कोई विषय हमारे पास आता है तो। समाज के अंदर जो भेद, जो ऊंच नीच का भाव वर्ग में आता है वो सिर्फ ओबीसी में नहीं है, वो हर, चाहे पिछड़ा वर्ग के अलावा जो SC ST ब्राह्मण, इनके बीच में जो वर्ग भेद को जबरदस्ती उकसाया जा रहा है, पुरानी चीजों को सामने लेकर आया जा रहा है। तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं तो इनसे निपटना, क्योंकि देश को आगे बढ़ना है और हम उन मुद्दों को उछालकर जो कभी पहले थे और अब एग्जिस्ट में नहीं है, कहीं आपको लगता है कि ये असमानता की खाई आगे बढ़ेगी या इसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा? इसीलिए शायद हमने जब शुरू किया तब कैमरा चला था पर मैंने कहा था कि हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास अर्जित कर और काम करने की दिशा में काम भारतीय जनता पार्टी करती है। मैंने ये भी कहा कि मोर्चों का गठन इसलिए किया जाता है कि उस वर्ग विशेष या उस तरह का जो समाज का हिस्सा है उसको लेकर चिंता करना और उसके बीच में काम करना, इसलिए मोर्चों का गठन है। बाकी सब मिलाकर भारतीय जनता पार्टी है और समरसता होना और सबका एक साथ चलना देश के आगे बढ़ने के लिए बहुत आवश्यक है। और इसीलिए कहीं न कहीं 10% जो क्रीमीलेयर, जनरल को क्रीमीलेयर के आधार पर जो आरक्षण देने का काम ये भी भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है कि अगर कई जनरल है पर वहाँ पर भी अगर आवश्यकता है
तो उनके लिए भी क्या किया जा सकता है। आयोग बनाने का काम भी जब किया था वो भारतीय जनता पार्टी ने ही किया था। तो ये तो निश्चित होना ही चाहिए, क्योंकि हम सब एक साथ चलेंगे तो ही भारत एक दिखेगा, और जब भारत एक दिखेगा तो ही तरक्की होगी। और इसीलिए आज मोदी जी के बनने के बाद में हर व्यक्ति के मन में एक ही भाव है। ये तो सारे अपने व्यक्तिगत विषय हैं जो आते ही हैं, क्योंकि हम समाज जीवन में जी रहे हैं, और व्यक्तिगत विषयों की भी चिंता करनी ही पड़ती है, चाहे वो समाज के हों, चाहे वो व्यक्ति अकेले के हों। परंतु एक भाव का जागरण सब लोगों में हुआ है, जो हम सभी के लिए प्रसन्नता की बात है, पूरे इस भारत के लिए प्रसन्नता की बात है कि राष्ट्रवाद के भाव को हम सभी लोगों ने प्राथमिकता से रखा है। और भाजपा तो बहुत पहले से ये कहती है कि देश पहले दल बाद में, तो ये स्पष्ट एक लाइन है, और उस पर हम सभी को मिलकर और राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने की दिशा में हम सबको एक साथ चलना होगा। पुनः भारत सोने की चिड़िया बने, उस संकल्प के साथ हम सब लोगों को एक साथ चलना होगा। पुनः भारत अखंड भारत बने, उस परिकल्पना को मन में लिए हुए हम सबको साथ चलना होगा। सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए, स्व के भाव को प्राथमिकता देते हुए, उस पर गर्व करते हुए स्व के भाव पर हम सबको आगे बढ़ना होगा, तभी भारत आगे बढ़ेगा। हम सबको एक साथ हाथ मिलाते हुए, एक दूसरे की चिंता करते हुए, एक पारिवारिक भाव के साथ में और देशभक्ति के भाव के साथ में निश्चित आगे बढ़ना होगा। जाति समाज सब पीछे छोड़कर एक होकर आगे बढ़ना होगा, तभी भारत माता मुस्कुराएगी, भारत माता का वैभव बढ़ेगा, और तभी कहीं न कहीं इस देश के प्रत्येक नागरिक के मन में गौरव की अनुभूति होगी। तो निश्चित हम सबको साथ रहकर चलना ही होगा। जो पीछे छूटा है उसकी चिंता करते हुए कि वो भाई भी कैसे आगे आ सकता है, उसका हाथ थामना होगा, और देश को आगे बढ़ाने की कल्पना को सबसे सर्वोपरि रखते हुए काम करना होगा। ये बहुत सही, और आपका जो प्रश्न था वो बहुत सटीक था, बहुत सुंदर था, और मन में जगह बनाने वाला था, और भावनाओं से ही इस देश की खूबसूरती है। हम तरह तरह के रंगे बिरंगे फूल हैं, जो अलग अलग जातियों के हो सकते हैं, अलग अलग वेशभूषा में हो सकते हैं, अलग अलग बोलियां बोलते हैं, अलग अलग तरह की परंपराओं को जीते हैं, लेकिन ये जो अलग अलग रंग है यही इस भारत देश की खूबसूरती है। तो हम सब एक होकर एक भाव से चले, उसकी प्राथमिकता सबसे पहले होना चाहिए। जी, बहुत अच्छे ढंग से आपने डिस्क्राइब किया। आखिरी सवाल, क्योंकि शो का नाम है फेस बियॉन्ड फेस, एक वो चेहरा जो सियासतदान सबके सामने रखते हैं, पब्लिक में रखते हैं, तो वो एक अलग व्यक्तित्व होता है, और एक व्यक्तिगत व्यक्तित्व, एक व्यक्ति के नाते, एक परिवार के बेटे के नाते, एक भाई के नाते, पति के नाते, पिता के नाते, इन सब भूमिकाओं में पवन पाटीदार जी स्वयं को कहाँ देखते हैं? क्या अपने बारे में बताना चाहेंगे? मेरे माता पिता मेरे लिए इस धरती पर ईश्वर है, और उनके आशीर्वाद के बिना हम कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है उनके संस्कार हैं। अगर मेरे बड़े भाई हैं वो मेरे एक और पिता हैं, और उसी तरीके से हमने भी जिया है, और भैया ने भी सदैव मुझे अपना बेटा माना है। भाभी ने मुझे एक माँ की भूमिका में इसने सदैव दिया है। मेरी बड़ी बहन है, तो क्योंकि हम 3 भाई बहन हैं, बड़ी बहन ने भी बहुत, जैसा रहता ना कि बेटे की तरह मुझे उस भैया ने, दीदी ने, इन सब ने रखा है। कहीं अगर घर में कोई एक चीज़ है जो सबको पसंद है और पवन वहाँ नहीं है, तो उसे एक तरफ रख दिया जाता था कि हम सबकी पसंद होगी, पर पवन आएगा तो उसको दी जाएगी। तो उस प्रेम को मैंने पाया है। और पत्नी की भूमिका तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी होती है, क्योंकि वो किसी घर को छोड़कर और आज यहाँ आई है। और ये भी निश्चित है कि पत्नी को अगर किसी का सबसे बड़ा सहारा है या किसी के प्रति सबसे बड़ी उम्मीद होती है तो वो पति से होती है। वो उसका समय भी चाहती है, उसका साथ भी चाहती है। तो निश्चित मेरी जो धर्मपत्नी है उसका तो यहाँ तक पहुँचने में एक महत्वपूर्ण उसकी एक अपनी भूमिका है, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ तो वो घर पर रहकर माता पिता को भी संभालती है, बच्चों को संभालती है, भैया भाभी सबके साथ, भतीजा है, मेरी भतीजी है, भांजा है, भांजी है। तो पत्नी की एक अपनी बहुत बड़ी भूमिका है। गाड़ी के 2 पहिए हैं, जब दोनों एक साथ चलते हैं तो ये गाड़ी आगे बढ़ती है। तो ये गाड़ी अगर यहाँ तक आई है तो मेरी निश्चित रूप से मेरी अर्धांगिनी का भी बड़ा मेरे प्रति सहयोग स्नेह है। परिवार हमारा सामूहिक है और इसीलिए सब कुछ कर पाते हैं, क्योंकि कोई काम धंधा संभाल लेता है, कोई समाज संभाल लेता है,
तो हम ये देश संभालने की भूमिका में काम कर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं कि आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, पार्टियां और नई जिम्मेदारियां दें और जो जिम्मेदारी आपको मिले उसको आप बेहतर ढंग से निभाएं। फेस बियॉन्ड फेस में आज इतना ही। पवन पाटीदार जी के साथ आज की ये चर्चा बहुत सार्थक रही। अगले एपिसोड में फिर किसी नई शख्सियत के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।